ओके, तो हम लोग का 3D टॉपिक चल रहा था। देखिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम में एक बात जो बताया हुआ कॉन्सेप्ट है, मैं रिवीजन कर देता हूँ। बच्चे कॉन्सेप्ट मैंने यही बताया था, सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। दो लाइंस मान लीजिए है, ये L1 है और ये बच्चों L2 है। मान लीजिए L1 L2 के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। और इनके L1 का जो डायरेक्शन कोसाइन है, डिसीज है बच्चों, वो है L1 M1 N1। और बच्चे इसका जो डिसीज है, डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2। तो बच्चे इनके बीच में जो एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये बता दिया था। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट हमने केस बताया था। केस 1 इसमें बनता है, क्या बनता है? अच्छे, जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर हो L2 के, तो थीटा क्या होगा बोलो? 90 डिग्री। बच्चे उस केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री हो जाएगा। फिर मैंने आपको बता दिया था केस सेकेंड, बच्चों ये बताया था L1 पैरेलल टू L2। तो उस केस में जब L1 L2 के पैरेलल होता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे थीटा रख दें, 0 डिग्री, ठीक है ना? तो cos 0 1 हो जाएगा। तो वो मत बनाइए केस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं बनाना है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल है तो होगा क्या? डिसीज का डायरेक्शन कोसाइन बच्चे रेशियो सेम होता है, मतलब L1 अपॉन L2 प्लस M1 इक्वल टू रहता है। ये केस मैंने आपको बताया था, राइट? आई थिंक ये बात तो हो गई, डायरेक्शन कोसाइन केस में हो चुका है, ठीक है भाई? अब सुनो बच्चों, इसके बाद नोट कर लेना आराम से, या नोट कर ही लीजिए। चलिए देखिए, तो बच्चों इसका मैंने क्या बताया था, मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, लेकिन इस बार बच्चों एंगल बीच में थीटा है, राइट? और बच्चों इसका जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात की बात इस बार हो रही है, वो बच्चों है A1 B1 और C1, ऐसा है। बच्चों L2 का जो हमारा दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो है बच्चों, वो है A2 B2 और C2। तो इसमें एंगल क्या बताया था? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। बच्चे थोड़ा फॉर्मूला चेंज है हल्का सा, रूट होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? फिर इसमें भी केस शुरू हो जाता है बच्चों, इसमें भी केस 1 बनता है। क्या बनता है कि L1 परपेंडिकुलर L2 हो, तो बच्चे क्या होगा? सेम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 डिग्री। फिर बच्चों हमने बताया था केस सेकेंड, क्या बताया था कि L1 बच्चे पैरेलल हो L2 के, तो उस केस में सेम होगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। इस क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए आज की क्लास का पहला सवाल लेके चलते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया था। चलिए, एक बात मैंने आपको और बता दिया था, क्या बता दिया था कि बच्चे, हाँ, डायरेक्शन DRs ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ क्यूब, किसी घन के विकर्णों का दिक् अनुपात। तो बच्चे घन के विकर्ण 4 बताए थे हमने। तो जो पहला विकर्ण होगा, जो फर्स्ट डायगोनल, इसके हमने क्या बताया था कि पहला कर दो नेगेटिव कर दो। दूसरे डायगोनल का जो DRs होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, दूसरा कर देंगे नेगेटिव। तीसरे डायगोनल का क्या, तीसरा कर देंगे नेगेटिव। बच्चे जो चौथा होता है डायगोनल, वो एक भी इसमें नहीं होगा नेगेटिव, सारे ही पॉजिटिव होंगे। ट्रिक मैंने बताया था, याद करने तरीका बताया था, राइट? अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्यों हमने इतना रिपीट कराया, क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन कि फाइंड, क्वेश्चन हमारा बच्चे लिखते हैं, फाइंड द एंगल्स बिटवीन, फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू बॉडी
डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, किसी क्यूब के, लिख लो हिंदी में, किसी घन के दो विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। किसी घन के दो विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, राइट। अब देखिए बच्चों, बार बार लिखेंगे नहीं हम लोग, मेरी बात सुनो, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे मान लो ये आपका एक डायगोनल है। किसका डायगोनल है? क्यूब का। तो बच्चे मान लीजिए इसके ये एंड पॉइंट हमारे पास, मान लो ये ए है, बी है। तो बच्चों हमको पॉइंट ए और बी ये डायरेक्शन रेशियो है। एक विकर्ण मान लीजिए ये है बच्चों, और मान लीजिए एक विकर्ण हम और यहां बना देते हैं, ये विकर्ण मान लीजिए, तो मान लो ये सी है और ये मान लो मेरा पॉइंट डी है, ठीक है। लेकिन आपको हमें पता क्या है, इनके बीच का एंगल बताना है, थीटा बताना है। अब मुझे बताइए बच्चे, मान लो ए बी का जो डी आर्स है, ठीक, कोई भी ले लो, 1 2 3 4 होते हैं, 4, कोई भी आप एक ले लीजिए, कोई भी जो मर्जी ले लो। आप कहेंगे सर मैं लेने वाला हूं 1 1 1 ले लेता हूं। ये किसका डी आर्स बच्चे? ए बी का डायरेक्शन रेशियो है, दिगनुपात है। सेम बच्चों ए सी का आप ले लीजिए, क्या डायरेक्शन रेशियो, कोई ले लो एक, -1 और 1 1 ले लीजिए। अब ये काम करेगा किसका? A1 B1 और C1। बच्चों ये A2 B2 और C2, इन्हीं के बीच का एंगल निकालना है। आप एंगल अब निकाल लीजिए, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। और ध्यान देंगे बच्चों, ये फॉर्मूला किसका? डायरेक्शन रेशियो का है। उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है बच्चों? cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का C2 स्क्वायर। रखिए भाई A1 A2, तो बच्चों क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस B1 B2 1 इंटू -1, A1 A2 बच्चे 1 इंटू -1 होगा, राइट। तो ध्यान देखिए, एक मिनट बच्चे, 1 इंटू -1, राइट, 1 इंटू -1, ये हो गया बच्चे A1 A2 प्लस B1 B2 1 इंटू 1 प्लस C1 C2 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट बच्चे क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया मतलब A1 B1 C1 का स्क्वायर। फिर बच्चों A2 B2 C2 का स्क्वायर लिख लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये -1 होगा और ये +1 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू 1 क्या आया? 1 अपॉन √3। देखो भाई ये बच्चों क्या आएगा? ये √3 आएगा, और ये भी क्या आएगा बच्चों? √3 आएगा। तो आप देख रहे हैं 1/3 आ गया। बच्चों कहा जाता है किसी भी डायगोनल का जो हमारे डायगोनल में जो एंगल बन जाएगा हमारे पास में, वो थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है? cos इनवर्स 1/3। तो बच्चे इस बात को आप याद कर लीजिएगा कि क्यूब में बॉडी डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू वो cos इनवर्स 1/3 होता है। कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बच्चों अंदर डाउट आ रहा होगा, सर आपने इन 2 DRs लिया है, बच्चे चारों DRs में से कोई भी 2 आप लेके करेंगे तो एंगल सेम आएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। चारों में से कोई भी 2 DRs के बीच का एंगल निकालेंगे बच्चों, आंसर हमेशा सेम आता है। इस बात को आप याद कर लेंगे। आई थिंक समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है इक्वेशन ऑफ अ
line passing through a fixed point x1 y1 z1 and having disease बच्चे डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या having L M N is given by बच्चे हिंदी में इसको लिख लेंगे। एक ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु, ये अपने आप में रूल है, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से होकर जाता है, सॉरी x1 y1 z1 से होकर जाता है, लिखा है बोर्ड में, तथा दिक कोज्या LMN है। मैं फिर से बोल देता हूं, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो x1 y1 z1 से होकर जाता है तथा दिक कोज्या LMN है। तो के बाद देखिए बोर्ड पे, मान लीजिए एक ऐसी बच्चे लाइन है जो बच्चों एक किसी पॉइंट से होकर जा रहा है, उस पॉइंट का नेम बच्चे क्या है, x1 y1 और z1, तो मान लो पॉइंट ए है। बच्चों इस लाइन का जो आप देख रहे हैं, मान लो लाइन ए बी है, कुछ भी मान सकते हैं, जिसका इस बार डिसीज दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया, दिक्कोज्या दिया गया बच्चों क्या, LMN। तो बच्चों ऐसी लाइन की जो इक्वेशन होती है, लिखा है गिवन बाई, वो बच्चों होता है x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन क्या बच्चों n होता है। ठीक है ना, ये आप नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस पर एक सवाल आप लिख भी लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point 2 minus 9 3 and it makes angle 45 degree 60 degree 120 degree with positive direction of x y z axis respectively। जो ये क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन है, हिंदी में लिख लीजिए इस बात को, बोले लिखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x1 सॉरी जो 2 माइनस 9 3 से होकर जाता है तथा यह रेखा अक्षों से क्रमशः, यह रेखा अक्षों से क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री और 120 डिग्री, लिखा है बोर्ड पे, यह रेखा अक्षों से क्रमशः 45 60 120 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं इस लाइन का क्या, डिसीज डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या, तो बच्चों क्या होगा बोलो भाई, कहेंगे cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos बच्चे 120 डिग्री।
cos 45 1 by रूट टू, cos 60 1 by 2, cos 120 माइनस का 1 by 2। क्लियर है? तो बच्चे ये क्या हो गया, ये हो गया L M और N की वैल्यू हो गई। बच्चों ये क्या है, x1 y1 z1 की वैल्यू हो गई। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो फॉर्मूला भी बता दिया था बल्कि लिखा है ऊपर, x माइनस x1 कितना है 2 अपॉन L 1 बाई रूट टू इक्वल टू y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा अपॉन 1 बाई 2, z माइनस z1 जो 3 है अपॉन n माइनस का 1 बाई 2। भाई ये आंसर हो गया, चाहे ये रोक लो, अदरवाइज हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। राइट, आप चाहो क्या लिखेंगे, 2 रूट टू का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच्चों आएगा रूट टू एक्स माइनस का 2 रूट टू, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, इक्वल आएगा बच्चों इक्वल 2y प्लस का 18, ये माइनस 2 पर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो माइनस का 2z प्लस 6। बच्चे 3D है तो 3D में हमेशा लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, तो देखने में आपको ऑड लग रहा होगा लेकिन सही है। अच्छा बच्चे ने शॉर्ट में पूछा है, जरा मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ जरा एक्स एक्सिस क्या होगा, बताया जरा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इस फॉर्म में बताओ, सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होगा, जो भी बताया है इस फॉर्म में। तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस का हमें पता होता है क्या, डिसीज पता होता है बच्चों, बताया था हमने, नहीं बताया था? डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस कुछ लोग बिल्कुल नहीं पता लिखते, बस उनको केवल कितना पढ़ा दो उनके सब बेकारी होता है। क्यों? क्योंकि वो रिविजन नहीं करते। बच्चे एक्स एक्सिस का हमने बताया था, डिसीज बताया था, क्या होता है बोलो, 1 0 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस विद एक्स एंगल 0 बनाएगा, एक्स एक्सिस वाई के साथ 90 बनाता है तो cos 90 0, एक्स एक्सिस जेड के साथ 90 बनाएगा cos 90 0 हो जाएगा। बच्चे किसकी वैल्यू है ये, L M N। अब बच्चों को मुझे बताओ एक्स एक्सिस किस पॉइंट से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, बताओ। एक्स कोई भी एक्सिस हो वो ओरिजिन से पास करता है ना, तो इसका जो पासिंग पॉइंट बच्चों, जो हमारा पासिंग पॉइंट है, बल्कि यहाँ दिया नहीं गया था, तो जो पासिंग पॉइंट है बच्चों वो क्या है 0 0 0। तो किसका काम करेगा बच्चों, ये काम करेगा x1 y1 और z1 का। बस लिख लीजिए क्वेश्चन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा x माइनस x1 0 अपॉन L 1, y माइनस y1 0 अपॉन M 0, z माइनस z1 0 अपॉन N 0। बच्चों क्या आ गया, x इक्वल टू y अपॉन 0 इक्वल टू z अपॉन 0। आपको बच्चे कहेंगे y अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, बच्चे 3D है, 3D में डिफाइन माना जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे y अपॉन 0 z अपॉन 0 को डिफाइन अनडिफाइंड नहीं मानेंगे, बिकॉज हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसमें डिफाइन माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके कोई डाउट हो तो अपना पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद में एक ऐसे लाइन की क्वेश्चन हम लोग बताने चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। जो हमारा बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है, आप आराम से नोट करते रहिए। एक जो बच्चे नेक्स्ट हमारा बच्चे कॉन्सेप्ट मान लीजिए, बाकी देखिए इक्वेशन ऑफ अ line which is parallel to vector, which is passing through vector A, which is passing
through vector passing through a point whose position vector is vector A and parallel to vector B। आप लिखें हिंदी में, उस रेखा का समीकरण जो वेक्टर ए के वेक्टर ए से होकर जाती है, उस रेखा का समीकरण जो वेक्टर ए से होकर जाती है तथा वेक्टर बी के समांतर है। उस रेखा का समीकरण जो वेक्टर ए से होकर जाती है और वेक्टर बी के समांतर है। देखो बच्चों, मान लीजिए तो ये पॉइंट ए है, सब बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे, ये पॉइंट ए है मान लीजिए। बच्चे इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश मान लो वेक्टर ए है। बेटा यही लाइन जो है इस वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। तो बताइए इस जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको बतानी, इस रेखा का जो समीकरण क्या होगा, यही आपको बतानी है। तो आप कहेंगे क्या बच्चे, एक अपनी तरफ से इस रेखा पर एक जनरल पॉइंट मान लीजिए आप बी या पी मान लीजिए आप, इस रेखा पर एक जनरल पॉइंट आप पी मान लीजिए, जिसका पोजीशन वेक्टर आप मानेंगे क्या, आर मान लीजिए, वेक्टर आर। क्या मानेंगे, वेक्टर आर। तो दो फॉर्म इसका बताएंगे आपको, दो फॉर्म। पहला बच्चे बताएंगे हम वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म मतलब इस लाइन के जो इक्वेशन है बच्चे, इसी लाइन के इक्वेशन बताएंगे वेक्टर फॉर्म। दूसरा बताएंगे आपको सिमेट्रिकल फॉर्म बताएंगे या कार्टेशियन फॉर्म बताएंगे आपको। कार्टेशियन के अंदर क्या होता है, कार्तीय रूप, राइट। तो जो वेक्टर फॉर्म की, अच्छा मुझे बताइए जो पी ए वेक्टर वेक्टर बी के कैसा है, पैरेलल है, बताइए। तो आप कहेंगे सर एक काम करिए जरा, पी ए वेक्टर बताइए क्या होगा, है पी ए नहीं, एक मिनट। एपी वेक्टर, एपी वेक्टर कितना होगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए होगा भाई, बताओ होगा। इज पैरेलल टू वेक्टर बी। बेटा ये वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल है। अगर ये वेक्टर वेक्टर बी के पैरेलल है तो याद करिए मैंने बताया था अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर लिखा जाता है, बताया था इस बात को कोलिनियर केस में। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्या मैं एपी वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान दो, लैम्डा टाइम्स वेक्टर लिख सकता हूं जहां पे लैम्डा इज स्केलर। बच्चे एपी वेक्टर क्या है हमारे पास में, वेक्टर आर माइनस का वेक्टर ए इसको लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। बेटा वेक्टर ए को वहां भेज दो तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स क्या, बी वेक्टर। और यही उस लाइन की क्या है, इक्वेशन है जो रिक्वायर्ड लाइन है, राइट। ये उसी लाइन की इक्वेशन है जो आप हमसे कह रहे हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है भाई। ये देखिए तो बच्चे ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म हो चुका है। दूसरी बात आपको बता दें, इसी का बच्चे यही सेम लाइन के इक्वेशन में यहां पे बता देता हूं, देखिए जरा। तो दूसरा मैं बताता हूं सेकेंड, कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। बच्चों कभी कभी इसको लोग सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, बात एक ही है, सिमेट्रिकल फॉर्म। बच्चों होता क्या है, बात यही होती है लेकिन वो वहां पे कुछ और उन्होंने लिख लिया जाता है। मतलब अगर हम सही समझाने की कोशिश करें आपको, ये बच्चों ये मान लीजिए पॉइंट
पॉइंट ए है बच्चों, इस बार यही पॉइंट वेक्टर फॉर्म में मतलब पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा। क्या होगा, x1 y1 और z1। बेटा यहाँ पे जो वेक्टर b के पैरेलल था, यही वेक्टर b जो i j k के फॉर्म में लिखा जाएगा, i j k के कोफिशिएंट गुणांक ले लिए जाएंगे, वो तो क्या होगा a1 कॉमा b1 कॉमा c1। तो बच्चे इस केस में जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आती है, रेखा का समीकरण आता है, वो x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन क्या बच्चों c1 आ जाता है। ठीक है ना, वही बात है, बस ये वेक्टर फॉर्म में है और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है, कार्तीय रूप में। इसको लिख ले हिंदी में, कार्तीय रूप में ये होता है। ठीक है, आई थिंक समझ रहे हैं और याद रखेंगे बच्चे। यहाँ पे a1 b1 c1 जो होता है ना, इसी लाइन का क्या होता है बच्चों, drs होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है बच्चों। इसके पहले क्या था, L1 M1 N1 डिसीज था, दिक कोज्या था। और बच्चे यहाँ पे जो drs है, डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात है, यहाँ पे वो क्या होगा बच्चे, प्रोपोर्शनल टू a1 b1 और c1। तब हम इस लाइन की क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी बोल सकते हैं एक ऐसी लाइन जो बच्चे पॉइंट ए से पास कर रहा है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपके पास a1 b1 c1 है, तो बच्चे ऐसे लाइन की इक्वेशन ये होती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। यस, अब सही दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भी हम आपको बोल के पढ़ा देते हैं। आई थिंक यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे अब क्या होगा, कोई लाइन दो पॉइंट से पास होकर जाएगी। सबसे अगला कॉन्सेप्ट है, एक लाइन हमारे पास में है बच्चों, ये अच्छे दो पॉइंट्स पास होगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लीजिए जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं बच्चों x1 y1 और z1 है, और बच्चों पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 और z2 हैं। बच्चे मान लो इस ए बी लाइन का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points, point A x1 y1 z1 and point B x2 y2 और z2। अब सब चीजें जब बताइए आप लोग, हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, drs क्या है। और हमने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट, अगर किसी लाइन सेगमेंट के हमको एंड पॉइंट के पता है कोऑर्डिनेट, अगर किसी रेखाखंड के सिरों के पते हैं निर्देशांक, तो बच्चे उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लिख सकते हैं। कैसे बच्चे, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, drs होगा, दिक अनुपात होगा बच्चों x2 माइनस x1 बताओ, कॉमा y2 माइनस y1 और बच्चों क्या z2 माइनस क्या z1। तो लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बच्चों, x माइनस x1 अपॉन dr। तो बच्चों ये काम करेगा a1 b1 और c1 का काम करेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट हमको यहाँ पे इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है और हमने निकाल लिया है। तो x माइनस x1 अपॉन क्या a1 मतलब बच्चे x2 माइनस का x1, y माइनस y1 अपॉन b1 मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन c1 मीन्स क्या बच्चों z2 माइनस z1। ये इस सवाल का ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है। ठीक है,
चलिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक लाइन आपके पास में दिया रहता है, मान लीजिए। अच्छा, मान लो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, ये मान लीजिए है। बच्चों मान लो है हमको, बच्चों और जाहिर सी बात है ये पॉइंट ए से पास कर रहा होगा, बोलो कुछ इस टाइप से पास कर रहा होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, ये भी अपने आप में कॉन्सेप्ट है कि बच्चों हमको इसी लाइन पर एक पॉइंट लेना पड़ता है, वेयर लैम्डा एज अ पैरामीटर, जहाँ बच्चे लैम्डा एक पैरामीटर होता है, चेंज लैम्डा को कर सकते हैं। तो बच्चे करना क्या होता है, मान लीजिए इसी लाइन पर कोई हमको लेना है पॉइंट सी लेना है बच्चों। तो हम करते क्या है, इस पॉइंट सी को निकालने के लिए बच्चे इन लाइन में ये आपस में तीनों पार्ट बच्चे इक्वल हैं, आपस में तीनों पार्ट क्या है, इक्वल हैं। बच्चे करते क्या है, इसी को हम लोग लैम्डा के इक्वल मानते हैं, लेट करते हैं, लेट लैम्डा तीनों को। बच्चे अब बारी बारी सॉल्व करेंगे। x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन अगर लैम्डा के इक्वल होगा तो बेटा x माइनस एक्स वन इक्वल टू क्या होगा, ए वन लैम्डा। तो x कितना आएगा, ए वन, या एक्स वन प्लस क्या आ जाएगा, एक्स वन वहाँ भेज दो, तो एक्स वन प्लस क्या बच्चों आएगा, ए वन लैम्डा आ जाएगा। तो इस पॉइंट सी का जो बच्चे x की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, ऐसे ही जब आप इसको बच्चे लैम्डा के इक्वल करेंगे तो यहाँ से y जो आ जाएगा वो वाई वन प्लस बी वन लैम्डा। तो जो z आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से जेड वन प्लस क्या बच्चों, सी वन लैम्डा। तो बच्चे आपको पता है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू एक दिखाती है पॉइंट। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों क्या आ जाएंगे, एक्स वन प्लस ए वन लैम्डा, ठीक है ना, ए वन लैम्डा। बच्चे वाई वन प्लस बी वन लैम्डा, और बच्चों जेड वन प्लस क्या, सी वन लैम्डा। यही क्या होंगे, इस पॉइंट सी के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात लिख लेंगे आप, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, जहां लिख लो हिंदी में, जहां लैम्डा एक प्राचलिक है, पैरामीटर है, ठीक है। वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर मीन्स जहां लैम्डा एक प्राचलिक है, प्राचलिक है मतलब तो लैम्डा बोलो कोई रियल नंबर भी हो सकती है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर बट तो जीरो नहीं होगा, जीरो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, क्लास यहीं क्लोज करते हैं। सब बच्चे बढ़िया रिवाइज कर लीजिए। 3D का मैक्सिमम पार्ट अभी हम लोग प्लेन पढ़ेंगे, आगे भी बचा ऐसा नहीं है, तब तक आप बढ़िया रिवाइज कर लीजिए। क्लास यहीं क्लोज करते हैं।